एक बात ये समझने की है कि जो हमने बातें अभी करी, हमने कहा कि ब्लॉकचेन क्या होती है, बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन माइनर क्या होते हैं। अगर हम इन सब बातों को समझने की कोशिश करें, तो हमें क्या बात समझ में आती है कि हमें ये बात समझने की है कि ये बिटकॉइन जो काम करते हैं, इसकी फिलॉसफी क्या है? बिटकॉइन की फिलॉसफी है क्या एक्चुअली? जो मैंने बताया, सतोशी नाकामोटो जो है, वो तो एनोनिमस पर्सन है। अब ये जो एनोनिमस पर्सन है सतोशी नाकामोटो, जो शायद कोई ब्रिटिशर है, तो मैंने आपको बताया था कि उसने 2008 में ये ब्लॉकचेन को प्रैक्टिकल तरीके से क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करी बिटकॉइन के नाम से, ब्लॉकचेन यूज करके। और उसका पर्पज, उसकी जो फिलॉसफी थी वो यही थी कि कोई ऐसी करेंसी इंटरनेट पे हो जिसमें किसी सेंट्रल अथॉरिटी या किसी एक सिंगल एंट्री सिस्टम की या सिंगल ट्रस्टी की जरूरत ना पड़े। तो वो फ्रीडम चाहता था, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए फ्रीडम कर पाए ऐसी करेंसी बनना चाहता था। ये उसकी मेन फिलोसफी थी। तो अनरेगुलेटेड हो, डिसेंट्रलाइज हो। अब अनरेगुलेटेड का मतलब ये हो गया कि अनरेगुलेटेड होगी तो उसका अच्छा यूज भी हो सकता है, गलत यूज भी हो सकता है। तो जहां तक मेरे ख्याल है कि देर इज देर वॉज ए फीलिंग, फिलोसफिकल फीलिंग, कि भाई अनरेगुलेटेड तो हो गई। अगर अनरेगुलेटेड होगा तो उसको खुद को अपने स्टेटस पे डर था लीगल एंगल से, इसलिए उसने अपने आप को एनोनिमस रखने की पूरी तैयारी करके और एनोनिमस बना रहा, वो जो उसका मेन ओरिजिनेटर है, क्रिएटर है। तो उसने स्यूडोनेम यूज किया, सतोशी नाकामोटो, इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि ये करेंसी अनरेगुलेटेड होगी, तो इसका मतलब गवर्नमेंट तो इसके पीछे पड़ेगी पड़ेगी। तो इसकी फिलोसफी थी क्या? अनरेगुलेटेड, डिसेंट्रलाइज, और एक अल्टरनेटिव, ट्रेडिशनल बैंकिंग का अल्टरनेटिव, जो कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं जो बिटकॉइन के फैन हैं कि जो बैंकिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग है, वो अकेजनली फेल हुई है टू डिलीवर ड्यू टू देयर ओन मिस्टेक्स। तो ये जो चीज है, ये इसके अंदर प्ले की है, ये चीज। तो एक चीज समझ में ये आती है कि बिटकॉइन की फिलॉसफी मेन यही आती है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है, ओरिजिनल फिलोसफी तो यही है कि वो भी एनोनिमसली अपने गोल को अचीव कर। अब अगर हम थोड़ा सा बिटकॉइन इकोनॉमिक्स के बारे में अगर बात करें, तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को अगर देखें, तो इंटरनेशनल करेंसीज की 3 इरा हमें समझ में आती है। जो अगर आप पास्ट में देखोगे, तो अगर आप देखें कि एंशियंट टाइम में और बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कमोडिटीज यूज होती थी इंटरनेशनल करेंसी के पर्पस के लिए। तो जैसे अगर आप देखें, एंशियंट इंडिया में जब ट्रेड होता था, तो स्पाइसेस भी कुछ यूज होती थी। तो ऐसा कहते हैं कि जो हमारे यहाँ इंडिया में लौंग होती थी, लौंग को वो एज ए करेंसी यूज करते थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इंटरनेशनली सबसे मेजर जो कमोडिटी यूज होती थी वो होती थी गोल्ड। उसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे। तो वो एक इरा थी कमोडिटीज की, मेटल्स की एक इरा थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देखने में आया वो था इरा करेंसी का जो पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप्स हैं वर्ल्ड में, और पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है वर्ल्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय यूएस, दे हैड दी हार्ड करेंसीज, जो एक फ्लोटिंग करेंसीज है। इंटरनेशनल मार्केट में उनकी सेल परचेज होती है, तो वो फ्री फ्लोटिंग करेंसीज है। तो वो मेन हमारी करेंसी ऐसी है जिसको हम इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं। और स्पेशली उसमें यूएस का शेयर बहुत ज्यादा है। अगर आप डेली की ट्रांजैक्शन देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, तो उसमें मेजोरिटी जो शेयर है वो यूएस डॉलर का है। तो इट इज अ पॉलिटिकल बेस्ड करेंसी इरा। तो अभी जो बिटकॉइन की इरा जो देखने को आ रही है, वो ऐसा लगता है कि एक ऐसी इरा आ रही है करेंसी की जो कि मैथमेटिक्स बेस्ड है। अब क्योंकि अब देखो
कि जो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें जो है मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स है और तो ये प्योरली मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। तो अगर ये एक्सेप्ट हो जाती हैं वाइडली और ये मेन करेंसी बन जाती हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में और स्पेशली मूवमेंट ऑफ मनी अमंग कंट्रीज अगर बन जाती हैं, तो ये क्रिप्टो करेंसीज, तो हम इस इरा में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और आगे बढ़ते जाएंगे उस केस में। और जो फ्यूचर को अगर हम देखें, अगर फ्यूचर करेंसी के बारे में बात करें, तो फ्यूचर करेंसी तो कहीं भी पहुंच सकती है। मतलब इसका आगे मैथमेटिक्स से आगे क्या है, तो ये इसको गैस करना बड़ा मुश्किल काम है। पर मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैथमेटिक्स तो हटेगा नहीं है। अगर मैथमेटिकल इरा में एक बार हम एंटर कर गए, करेंसी की इरा में एंटर कर गए, तो जो डोमिनेशन है वो मैथमेटिक्स का रहेगा। पर साथ में ऐसा हो सकता है कि क्योंकि कुछ पिटफॉल्स भी हैं क्रिप्टो करेंसीज के, जिसके अंदर वेस्टफुल कैलकुलेशंस हो रही हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही हैं और उसके लिए कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, उसकी एनर्जी यूज हो रही है। मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता भी चुका हूँ और आगे भी थोड़ा बताऊंगा। तो ये जो गैस वर्क होता है जिसमें इतने सारे लोग कंप्यूटर में लगे हुए हैं, तो ये मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन हो रही है उसका कोई पब्लिक पर्पस कुछ नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ ये बिटकॉइन माइनिंग ही है। तो एक तरह से वेस्टफुल कैलकुलेशन हो रही है। कहीं ना कहीं लोग ये एक्यूज करते हैं कि ये जो सारी ऑपरेशंस हैं, ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रिफाइनमेंट तो होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैथमेटिकल बेस्ड जो करेंसी है, इसमें क्वांटम फिजिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी का कुछ यूज होके इसके अंदर जो अभी फ्लॉज हैं उसको शायद मिनिमाइज किया जा सकता है। स्पेशली जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड हैं और काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसको सॉल्यूशन को निकाला जा सकता है कहीं ना कहीं साइंस को यूज करते हुए। फंडामेंटल साइंस, क्वांटम फिजिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। और आने वाले टाइम में तो अगर हम स्पेस को अगर हम कंट्रोल करते हैं, और इंटरगैलेक्टिक भी कोई करेंसी हो सकती है। यानी कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सल करेंसी की बात कर रहे हैं, कंट्री टू कंट्री इंटरनेशनल पेमेंट की बात कर रहे हैं। अगर सपोज कोई करेंसी की जरूरत पड़े, हम प्लानिटरी इंटरप्लानिटरी कोई करेंसी बनानी पड़े, तो वो तो किस फॉर्म में होगी, बहुत मुश्किल है इसको गैस करना।